अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फिर से आप लोगों का दिमाग खाने के लिए आ गई। वैसे भी आप लोगों को कोरियन चाइनीज़ ड्रामास पसंद होते हैं क्योंकि इनमें रोमांटिक सीन्स ज़्यादा होते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो यू का वालिद होता है वो यू की कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहा होता है और अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि वैसे भी शू ने यू को पसंद किया है और अब बहुत जल्दी इन दोनों की इंगेजमेंट और शादी हो जाएगी, और जो काम तुमसे ऑफिस में नहीं हो पा रहा वो यू के हवाले करो क्योंकि यू उसे बहुत अच्छे से देखेगा। इधर उसके बड़े बेटे को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो तीनों भाई एक दूसरे से जेलस होते हैं क्योंकि जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी उसको जायदाद का ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अब सब लोग शायद डिनर या ब्रेकफास्ट पर बैठे होते हैं और सब यू का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो सबसे लेट में आता है और काफ़ी लंगड़ाता हुआ आता है। सब उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मेरी गाड़ी की जो ब्रेक्स थी वो फेल हुए थे शायद और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन उससे पहले उसका बड़ा भाई बोल उठता है कि क्या तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे, जिससे सबको पता चलता है कि उनके बड़े भाई ने ये प्लान चलाई है। और शू उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि अच्छा तो तुम अपने भाई को कत्ल करना चाह रहे थे, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आइंदा मुझे नज़र मत आओ। वो वहाँ से भाग निकलता है। इधर शू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इधर यू दोबारा जो है हमारी हीरोइन के पास आता है और कहता है क्या तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्या तुम्हें कोई गम नहीं हुआ, कोई फ़िक्र नहीं हुआ, सब लोग मेरे लिए इतने वरिड है, तुम क्यों नहीं हो? तो वो कहती है मुझसे दूर रहो, हम दोनों का रिलेशन सिर्फ काम का रिलेशन है और अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए और मैं वरिड हूँ या नहीं हूँ ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। जिस पर जो हमारे हीरो है यू वो उसको काफ़ी जो है गुस्से से बातें कर रहे होते हैं और इन दोनों को अचानक शू देखते क्योंकि शू हमेशा इनको ऐसी टाइम पर देखती जब वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। शू वहाँ से आ रही होते तो यू अपने हाथ जल्दी पीछे हटा लेता है और कहती तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस कुछ बातें कर रहे थे, और यू वहाँ से चला जाता है। अब यंसा भी आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम यही हो, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर हमारी हीरोइन यंसा से पूछती है कि आपकी फैमिली में जो यू है उसको आप लोग इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते? तो वो कहते हैं कि मेरी अम्मी और यू की मम्मी जो थी वो दोनों बहनें थी और मेरे डैड के साथ उनको एक वक्त में प्यार हो गया। फिर जो है यू की जो मॉम है जब वो उसने यू को जन्म दिया तो वो भाग गई, और जब वो भाग गई तो मेरे डैडी ने मेरी अम्मी से शादी की यानी उसकी बहन से, और फिर वो दोबारा आई और मेरी मॉम पर जो है वार किया और उसे किल किया, और उस दिन से वो गायब है और लोग कहते कि वो क्रेज़ी हो गई है। इधर यू ये सब बातें सुन रहा था और उसे अपनी मॉम के लिए काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था, काफ़ी अफसोस हो रहा था कि वो कैसे अपनी माँ के इनोसेंट को सब पर वाज़ेह करे। और फिर वो सब वहाँ पर ड्रिंक करते तो शू के वालिद यू की तरफ देखते हैं कि यंसा ड्रिंक करे या यू ड्रिंक करे, इनकी कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यंसा ड्रिंक नहीं कर पाती तो उसके लिए हमारी हीरोइन ड्रिंक करती है, जिस पर हमारी हीरो यू को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे पनिश्ड करता है। फिर यंसा उसे ढूंढने आता है लेकिन वो दोनों पौधों के पीछे छुपे होते हैं और यू उसे कहते कि जाओ उसे बताओ कि मैं यहाँ हूँ यू के पास, लेकिन वो उसे मना करते कि देखो हम दोनों सिर्फ काम के सिलसिले में है, इसके अलावा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है और ये वक्त नहीं है उन्हें बताने का, इसलिए प्लीज़ उसे कुछ मत बताओ क्योंकि वो एंजल है, यानी वो कहते हैं कि यंसा एक अच्छी इंसान है। इधर यू को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम्हें जेलसी फील नहीं होती जब मैं शू के पास होता हूँ? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई जेलसी फील नहीं होती। उधर जो है हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है और यू उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे याद आता है कि कैसे वो अपनी बहन के लिए सब कुछ करने को तैयार थी क्योंकि उसकी बहन तकलीफ़ में थी और वो एक अच्छी इंसान है, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। वो गाड़ी में बैठ के ये सब सोच रहे होते हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और फिर उसे अपने प्लेस पे ले आता है और बेड में सुला देते हैं। लेकिन सुबह उठते ही ने उसके लिए मैसेज छोड़ा होता है कि तुम 3 दिन के लिए ऑफ़ करो यानी छुट्टी करो और अपना ढेर सारा ख्याल रखो, और कैमरा भी उसने लगाया होता है ताकि वो बाखबर रहे कि वो क्या कर रही है। इधर वो उसे फ़ोन करता है क्योंकि वो दीवानों की तरह उसे चाहने लगा था और उससे कुछ बातें करता है और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाई है जो कि तुम करो। जब वो करने लगते तो उसको वोमिटिंग हो जाती है और वो कहते हैं कि शायद मुझे अभी भी बहुत टाइटनेस फील हो रही है यानी बहुत थकावट फील हो रही है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है और वो हैरान हो जाती है दोस्तों के डॉक्टर जब उसे कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट, और हमेशा चाइनीज़ और कोरियन ड्रामास का तो ये एक ट्रेडिशन है कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
कि वो सोचती है कि चूँकि ये बच्चा यू का है, जबकि यू इतना केयरफुल बाप नहीं है, वो काफ़ी परेशान होते हैं और जैसे हॉस्पिटल से निकलने लगती है वो एबॉर्शन की डेट भी फिक्स करती है, लेकिन वहाँ उन्हें यिनसा मिलते हैं। असल में दोस्तों सारी कहानी में विलन का रोल यिनसा ही मेरे ख्याल में अदा करे, जो कि एंजल बने हुए हैं, और वो उसे कहते कि तुम यहाँ कैसे, तो वो कहते कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और फिर तुम्हारी लोकेशन चेक की जो कि तुम यहाँ थी, और फिर वो समझ जाती है क्योंकि उसके हाथ से जो है वो क्या होता है, उसको अल्ट्रासाउंड गिर जाता है, तो वो देखते हैं और उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, और वो उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो तुम्हारी पास था और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ, इस बच्चे को मैं बाप का नाम दूंगा, इसको बिल्कुल अबॉर्ट मत करो, बल्कि हम दोनों मिलके इसको पालेंगे और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यानी इधर उधर झूठी मूठी उसको कहानियाँ सुना देता है। दोस्तों ज़्यादा लेंथ में हम नहीं जाएंगे, वैसे यहाँ बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन ये सब आपका टाइम वेस्ट कर रहा होता है। बस इतना ही समझ लो कि वो उसे कहता है कि बच्चे को अबॉर्ट मत करो, मैं इसका डैडी बनूंगा, ये बच्चा मुझे डैडी कहलाएगा, और मतलब अपनी लालच के पीछे वो बहुत सारी ग्रीन बाग उसे दिखाती है। वो कहती है ठीक है, यू से तो ये अच्छा है, केयरफुल डैडी है, और मैं यू को नहीं बताऊंगी कि मैं जो बच्चा है मेरे पेट में ये आपका है। तो वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और एबॉर्शन का ख्याल जहन से निकाल देती है। इधर यिनसा आके सब लोग के सामने अनाउंसमेंट करता है कि ये मेरी बच्चे की माँ बनने वाली, जिस पर यू हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था कि अच्छा मैंने तो तुम्हें सिर्फ कहा था कि उसको अपने प्यार के जाल में फंसाओ, ये तुमने क्या किया, क्या तुम उसके साथ सोई। वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि ये उसकी वुमेन थे और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड होता था, फिक्रमंद होता था, जो कि उसको नज़र नहीं आता था, और वो हमेशा यू को एक क्रूल बंदा समझती थी, जबकि उसकी बनिस्बत यिनसा को एक एंजल समझती थी। लेकिन हकीकत में दोस्तों हमें पता है कि ऐसा नहीं था। फिर वो जैसे ही अनाउंसमेंट करता है तो इधर यू को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ कहा था कि उसको ट्रैप करो, यानी उसको अपने जाल में फंसाओ, ये नहीं कहा था कि तुम जाके उसके साथ जो है रंगरेलियाँ मनाओ और जो है ये सब करो। फिर कहते हैं सच सच बताओ बच्चा किसका है, तो वो कहते हैं ये तुम्हारा बच्चा नहीं, बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, और ये जो है यिनसा का बच्चा है। और वो जैसी ही जाने लगती है तो इससे पहले हमारी यू उसे धक्के से यानी घसीट के अपने पास करीब लाता था, लेकिन इस बार वो केयर कर रहा है और उसे आराम से अपने पास लाके कहता है सच बताओ ये बच्चा किसका है। वो कहते हैं तुम्हारे लिए इतना जो है बेहतर है कि इतना समझ लो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो यिनसा का बच्चा है, और वहाँ से चली जाती है यिनसा के पास। अब हमारी यू को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और वो दोनों जो है वहाँ बातें शातें शुरू करते हैं, और यू दिल ही दिल में जेलस हो रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक अच्छा मतलब एक अच्छी लड़की, तो एक अच्छी लड़की कैसे जो है किसी और के साथ मतलब मेरे अलावा सो सकती है, और ये सब सोच रहा होता है। और उसके आंखों में काफ़ी आंसू होते हैं क्योंकि उसे जो है पता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन शायद जो हमारी हीरोइन है वो उसको बताना नहीं चाह रही। फिर हमारे हीरो उसे कमरे में लेके आता क्योंकि वो उसकी सेक्रेटरी थी या शायद असिस्टेंट खुफिया, तो वो उसे कहते हैं कि उस पर हावी हो रहे होते और कहते सच सच बताओ, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा यिनसा का है या किसी और का, और ना मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत हो सकती हो या तुम मेरे अलावा भी किसी और को के साथ सो सकती हो। लेकिन वो खामोश होती है और उसे वो सारी बातें याद आती है कि जैसे मतलब कि जिस तरह कैसे यू ने उसको एक मतलब हर वक्त गिल्टी फील कराई और ज़बरदस्ती अपने काम करवाए और ज़बरदस्ती जो है उसे पनिशमेंट दी, तो ये सब वो सोच रही होती है, इसलिए वो इन सब बातों पर खामोश होती है। और फिर जो है वो रोने के मूड में आ जाता है और हमारी हीरोइन को भी काफ़ी रोना आ जाता है, लेकिन वो खामोश होती है, यानी उसकी खामोशी का मतलब होता है कि वो बच्चा अगर ये इसका नहीं है तो यिनसा का भी नहीं हो सकता। लेकिन खैर वो इस वक्त खामोश और अपने प्लान के मुताबिक चल रही है। वो समझ रही है कि शायद वो एक अच्छा डैडी नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं बता पा रही कि वो इसे बचा लेगी और किल करेगा, इसी वजह से वो इसे नहीं बता। अचानक उसे फ़ोन आता है हॉस्पिटल से कि तुम्हारी बहन जो है वो कोमा से मतलब उठ चुकी है, तो वो भाग रही होती है बग़ैर बिना चप्पल के, तो वो उसे आराम से रोकता है और उसे चप्पल पहना देता है और कहता है बी केयरफुल, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। उसको थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी केयर कर रहा है। वो फिर आ जाती है और अपनी बहन को देखकर काफ़ी खुश होती है, और डॉक्टर उसे कहती है कि आज रात वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं। उधर यू उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं कि उसे अपनी बहन के पास रहने दो, क्योंकि यू समझ रहा होता है कि वो काफ़ी तकलीफ़ में है, अपनी बहन के लिए काफ़ी तड़प रही है। इसी तरह वो दोनों
जो है हॉस्पिटल में होते हैं। और फिर जो है यू जो है वो उसे बार बार पूछता है कि अब बताओ बच्चा किसका है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने ये चैप्टर क्लोज़ किए, मैंने आपको बताया है ये आपका बच्चा नहीं है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और दरवाज़ा बंद करती है और उससे अलग हो जाती है। यू काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर यंसा उसे फ़ोन करता है कि आप कल के लिए रेडी हो जाना क्योंकि हमने ब्राइडल सूट्स लेने हैं। और फिर हमारी हीरोइन अपनी बहन को भी कहती है कि वो माँ बनने वाली है और बहुत जल्द शादी भी करने वाली, जिस पर हमारी हीरोइन की जो बहन वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो समझती है कि उनके ड्रीम्स पूरे हुए। लेकिन उन्होंने जैसे ड्रीम्स देखे थे वो ऐसा ड्रीम नहीं है, वो दिल ही दिल में सोचती है। और फिर यंसा भी वहाँ आ जाता है और ये दोनों जो है शॉपिंग पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपना ड्रेस चेंज करती है तो अचानक देखती है कि यू भी वहाँ है। वो कहते हैं तुम ऐसे यहाँ कैसे आ गए? तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसे लग रही है। इस तरह इन दोनों की यहाँ बातचीत होती है, जिस पर यू हमारी हीरोइन से कहते कि यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी माँ अच्छी नहीं थी इसलिए तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे छोड़ा और चली गई। उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है इस बात पर और वो ख़ुद को रोकता है कि कहीं उस पर हाथ न उठाए, इसलिए उसको बाइट करता है और फिर वहाँ से आराम से चला जाता है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसने कैसे उसके साथ बदतमीज़ी की और उसकी माँ के बारे में गलत बातें की, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इधर पर शू भी आ चुकी होती है अपने लिए अच्छा ड्रेस लेने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये ड्रेस तो मैंने चुन लिया था। तो वो यू की तरफ देखते हैं कि ये लोग कैसे ले सकते हैं। तो यू उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें इससे बेहतर ला के दूँगा, ये छोड़ दो। और हमारे हीरोइन की गर्दन की तरफ इशारा करते हैं और यंसा से कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखे, जिस पर जो हमारी हीरोइन है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और यंसा भी उसकी गर्दन को देखते जिस पर एक बाइट का निशान होता है और वो उसको जल्दी छुपाती है और सोचती है कि ये बंदा तो हद से बढ़ रहा है। लेकिन खैर ये सीन ख़त्म हो जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो यंसा है वो यू से कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अपनी जो हमारी यू की गर्लफ्रेंड है उनसे कहता है और मैं तुमसे शादी करूँगा और हम एक फैमिली बनाएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। इतने में उसे फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पे कहा जाता है कि उसकी बहन पर किसी ने हमला किया। वो हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है और वहाँ से भाग जाती है। इधर जो है हमारी यू इन्वेस्टिगेट करता है, जबकि हमारी हीरोइन का ख्याल होता है कि ये हमला ज़रूर यू ने किया होगा क्योंकि वो उनसे जेलस हो रहा है, क्योंकि वो यंसा से शादी करने वाली है और वो अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद है, इसलिए उसने गुस्से में आकर किया होगा क्योंकि उसी से यही तवक्कुह की जा सकती है। वो यू के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो हैरान होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारी बहन तो ठीक हुई थी, अब उसे क्या हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा जो है मासूम मत बनो, तुमने ही कुछ किया है, जिस पर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अलबत्ता वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ो और मेरी ज़िंदगी से निकल जाता। वो कहते हैं ठीक है जाओ, उसे टेरेस की तरफ लेके जाती है यानी बालकोनी की तरफ। वो कहते हैं कि यहाँ से जो है चिल्लांग लगाओ, अगर तुम ज़िंदा बच गई तो चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगा। वो वाकई जो है वहाँ जाके वहाँ से चिल्लांग लगाने ही वाली थी, जिस पर हमारी जो यू है वो उसे पकड़ लेता है और कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तुम यहाँ से चिल्लांग लगाओगी? तो वो कहती है हाँ तुम्ही ने तो कहा है मुझे कि चिल्लांग लगाओ, इसलिए यहाँ से चिल्लांग लगाना चाहती थी। फिर वो उसे वहाँ से जाने देता है और जो हमारी हीरोइन है वो उसकी आंखों में देखती है कि वो काफ़ी उसके लिए फिक्रमंद हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रियलाइज़ नहीं करती और वहाँ से चली जाती। इधर हमारे यू इन्वेस्टिगेट करता है कि आखिर इसकी बहन पर हमला किसने किया। तो जो हमारी यू के जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, गार्ड्स, उन्होंने वो सब कुछ निकाला और कह दिया कि हॉस्पिटल में लास्ट टाइम जो इनकी बहन के रूम के सामने यंसा के आदमियों को देखा गया था। और हाँ एक और बात भी पता चली है कि इसी हॉस्पिटल से यंसा ने कुछ टेस्ट करवाई थी जिसमें वो भांज था, यानी उसको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारी हीरोइन के पेट में जो बच्चा है वो असल में यंसा का तो बिल्कुल नहीं है, ये बात तो कन्फर्म हो गई। और हमारी यू को ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चा कन्फर्मली उसका है। ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो ये एक बात तो
ये एक बात कंफर्म हो गई कि ये बच्चा यंसा का नहीं है और हाँ, उसको ये भी कंफर्म हो गया कि ये बच्चा उसी का है। फिर ये सब सुनने के बाद वो देखते हैं कि कैसे यंसा और उनकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जो है हमारी वेडिंग होगी और इसी तरह सारी बातें शुरू करते हैं, जिस पर यू उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है फियांसी उससे कुछ बात करनी है अकेले में, इसलिए आप परमिशन दे। वो उसे परमिशन देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यू उसे कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम एक लॉयर हो और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो मुझसे प्रेग्नेंट हुई और फिर वो जाके किसी और को मतलब अपना बच्चा बताते कि ये इसी का बच्चा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हमारी हीरोइन को काफ़ी गुस्सा जाता है और वो वहाँ से जाने लगते कि ये क्या बोल रहा है, यानी ये वही स्टोरी थी सेम। तो जैसे वो जाने लगती वो उसे आराम से पकड़ के कहता है कि तुम क्यों अपना यानी मेरा बच्चा उसके ऊपर, वो एक बहुत बड़ा विलन है, वो कभी भी तुम्हारे बच्चे को डेट का नाम नहीं देगा और ये देखो ये उसके बांझपन के कुछ जो है सबूत है मेरे पास, क्योंकि वो बांझ है, ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि मेरा है। वो कहते हैं जो भी है जिसका भी है तुम्हें इससे क्या, लेकिन मैं शादी करूँगी तो यंसा से ही करूँगी और वो इस बच्चे को अच्छे से पालेगा। वो कहते हैं पागल मत बनो, वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है और उसे जायदाद में शेयर्स चाहिए। पहला वाला बच्चा भी उसका नहीं था और ये वाला बच्चा भी अब उसका नहीं है। वो सिर्फ बच्चे की खातिर तुम्हें अपना रहा है और बच्चा लेके वो तुम्हें घास भी नहीं ढालेगा। जबकि उसको ये भी पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इतने में शो आ जाती है और उन दोनों को फिर से पास देखती है। वो जब भी आ जाती है इन दोनों को क्लोज देखती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे कहता है यू के मैंने तुमसे वादा किया है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन अपना हर्ट कभी नहीं दिया क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। जिस पर शू को काफ़ी गुस्सा आता है और कहते हैं मैं अभी तुम्हें छोड़ देती हूँ, अभी मैं तुम्हें तुमसे कोई एंगेजमेंट वगैरह नहीं करना चाहती क्योंकि पहले तुम एक अच्छे मर्द बनो, अच्छे शोहर बनो, फिर मैं तुमसे करूँगी, इसलिए तुम इस बात पर सोचो, मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रही हूँ। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर हमारी हीरोइन अपनी बहन के साथ बैठी होती, सॉरी यंसा के साथ बैठी होती है और यंसा बच्चों के कपड़े लेके आता है और कहता है कि देखो हमारे बेबी के कपड़े, और वो दोनों बैठे होते हैं और कैसे जो है यंसा एंजल की तरह मासूम बना बैठा होता है और उसे वादे करता है कि वो माजी में उसके बच्चे का सॉरी फ्यूचर में उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा। इधर जैसे ही हमारी हीरोइन चेकअप के लिए आ जाती है हॉस्पिटल, तो उसको एक इंजेक्शन लगानी पड़ती है जो कि डीएनए टेस्ट की होती है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और कहता है ये सब यू के काम है। इधर वो देखते हैं कि यंसा भी आ पहुंच चुका होता है, तो कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो कहते हैं हाँ मैंने पूछ लिया पला से पलासी, इसलिए मुझे लगा तुम यही होगी, क्या कर रही थी, क्या सच सब कुछ सही है। तो कहते हैं हाँ बस एक मामूली सा चेकअप था। वो हैरान थी कि अपनी बहन से कह रही होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसकी बहन उसे कहती है कि तुम्हारी फ़ोन तुम ज़्यादा यूज़ नहीं करती लेकिन फिर भी डिस्चार्ज होता है, ऐसा कैसे। वो दोनों देखते तो उस पर एक ऐप लगा होता है जिससे लोकेशन और उसकी बातें सब कुछ जो है अगले बंदे को जिसने ये लगाया होता है ये ऐप उसको सुनाई दे रहा होता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी मोबाइल पर खामोशी से उसके तरफ देखते और आराम से कहते कि कोई हमारी बातें सुने, इसलिए तुम उसे याद आता है कि कैसे जो है यू ने उसे कहा था कि तुम मेरे केज में हो। तो वो उस फ़ोन के सामने करीब आकर कहती है कि मैं ये बच्चा यंसा का नहीं है और मैं इस बच्चे से जान छुड़ाना चाहती हूँ। और फिर वो एक बलकोनी की तरफ आ जाती है और वहाँ ख़ुद को गिराने लगती है और उसी टाइम पर जो है हमारे हीरो की तरह आता है यू और उसको बचाने की कोशिश करता है और काफ़ी घबराया हुआ होता है। शायद ये ऐप उसी ने लगाया था ताकि उसको अपनी वुमेन की हर जो है लोकेशन समझ में आए कि वो कहाँ है, क्योंकि वो उसे बहुत चाहता है और वो डॉक्टर के पास लेकर आता है। वो कहते हैं दोनों की जान बच गई, यानी बच्चा भी सही है और माँ भी बिल्कुल सेफ। अजीब बात है यार, इतनी ऊपर से चिल्लांग लगाए लेकिन फिर भी दोनों सेफ है। फिर उसे व्हीलचेयर पर बिठा के ला रहा होता है, शू आ जाती है और उसे अजीब नजर दिखती है लेकिन वो किसी की परवाह किए बगैर वहाँ से चली जाती है। वो कहते हैं इसको कौन लेके आया, तो हमारे हीरोइन कहते हैं मैं लेके आया और मैंने उसे बताया कि ये बच्चा यू का है। इधर यंसा भी ये सारी बातें सुन लेता है और उससे कहता, यानी वो सबको इग्नोर करते वहाँ से चला जाता है और फिर उसे कहता है कि तुम तो कहती थी कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारा बच्चा, अब क्यों मान रही हो कि ये मेरा बच्चा है। तो वो कहती है मैं तुमसे जान छुड़ाना चाहती हूँ और ये बच्चा तुम्हारा ही है, लेकिन मुझे तुम एक नज़र भी नहीं भाते। इस पर हमारे हीरो जो है वो काफ़ी हैरान होते और कहते अच्छा तो तुमसे मैं बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर वो जो यंसा है वो अपना चाल चलाता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए रिंग ले आया हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, इन सब के बावजूद भी कि ये बच्चा मेरे भाई का
हे मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, इस बच्चे का अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि ये बच्चा तुम्हारी बाइक है। वो दोनों वहाँ रो पड़ते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। इधर हमारी यू जो है शू के पास होता है और शू उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो तुमसे प्रेग्नेंट है और तुमने मुझे अंधेरे में रखा। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और कल और स्टोरी बताऊंगी क्योंकि मेरी मुँह थक चुकी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।